हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर आप सीखेंगे डीप वाटर के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के कंप्लीट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पैसेज की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। और आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया तैराकी सीखने का, यानी कि स्विमिंग सीखने का निश्चय किया था। देयर वॉज अ पुल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और याकीमा के अंदर YMCA में एक पुल था जो बिल्कुल इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी थी, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ऑफर दे रहा था, यानी कि एक प्रस्ताव दे रहा था, आप कह सकते हैं। द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस, और जो याकीमा नदी है वो खतरों से भरी थी, राइट। और मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट। इट केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। मेरी माँ लगातार इसके विरुद्ध आगाह करती रही, अगेंस्ट वॉर्न करती रही लगातार। और नदी में जो डूबने वाली घटनाएं थीं उनका विवरण हमेशा याद दिलाती रही। बट YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पुल था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। और ये जो था ये उथले यहाँ पे जो इसके सिरे थे, यहाँ पे जो डीप था वो केवल 2 या 3 फीट गहरा था, और दूसरे सिरे पर 9 फीट तक गहरा था। और इस पर जो बहाव चल रहा था वो बहुत ही धीमा था, और इट वॉज ड्रॉप ग्रेजुअल, और ये बहुत ही धीमा था। आई गॉट पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मैंने क्या किया कि जो पानी में तैरने वाले जो विंग्स होते हैं, पानी में तैरने के लिए मैंने पंखों के जोड़े लिए, वाटर विंग्स लिए, और पुल में चला गया। आई वेंट टू द पुल। देखिए, ये तो मैंने ट्रांसलेशन के बारे में बात की, लेकिन साथ ही साथ हम, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम वर्ड मीनिंग्स को भी डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें तो अपने साथ अपनी बुक जरूर रखें, जिससे आपको आइडिया लग पाता है कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं और क्या किन चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना, राइट। और ऑफर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रेजेंट एक्सेप्टेंस, है ना, प्रॉफर जिसको कहते हैं। ग्रेजुअल का मतलब होता है टेकिंग प्लेस, चेंजलिंग, मूविंग, मतलब जो धीरे धीरे चेंजिंग होती है चीजें, उनको हम कहते हैं। तो अगर हम इस ट्रांसलेशन को फिर से समझने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें तो इजीली आप इस ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या फिर 11 साल का था, और मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। याकीमा में YMCA में एक पुल था जो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को दे रहा था, और याकीमा नदी जो थी वो खतरों से भरी हुई थी, और माँ ने लगातार इसके अगेंस्ट मुझे आगाह करती रही, और नदी में डूबने वाले हर एक जो घटना थी उसकी डिटेलिंग, उसका विवरण हमेशा मुझे याद दिलाती रही। लेकिन YMCA जो पुल था वो सेफ था, और यहाँ केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था, और दूसरे सिरे पर आप कह सकते हो कि 9 फीट गहरा था। और इसका जो बहाव था वो निरंतर चलने वाला था और धीमा था, ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि पानी में तैरने के लिए पंखों के वाटर विंग्स लिए और पुल में चला गया। और जैसे ही पुल में गया, आई हेटेड द वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। और मुझे जो कहते हैं कि नेक्ड जाने में या उसमें नंगे जाने और
पतली टांगे मुझे दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, सो स्किनी लेग्स, बट आई स्टॉप्ड माई प्राइड एंड आई डिड इट। लेकिन मैंने, जो मेरा प्राइड था, जो मेरा गर्व था, जो मेरा अभिमान था, उस पर मैंने नियंत्रण पा लिया और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, however, I had an aversion of to water when I was 18। और वैसे ही मैंने स्टार्टिंग से ही मुझे जो वाटर था उससे मुझे डर था, एवरेशन था, घृणा थी। और जब जब मैं पानी में होता, एंड आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। और ये कब शुरू हुई, ये जो एवरेशन है जब शुरू हुई, तो उस समय आप कह सकते हो कि मैं 4 साल का था, और आई वॉज 3 or 4 years, 3 या 4 साल का था। और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के जो बीच था वहां पे ले गए, उसके समुद्र तट पे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और मैं और मेरे जो पिताजी थे, वे और मैं दोनों साथ साथ जो समुद्र की फुहारे थी, सर्फ मतलब जो उसकी फुहारे थी, आई हंग ऑन हिम एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और जो उसकी फुहारे थी उनके बीच हम लोग खड़े थे, मैंने उनको जकड़ कर पकड़ लिया था, फिर लहरों ने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। एंड येट वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट मी ओवर, आई वॉज बरीड इन वाटर। और इस तरीके से जो पानी में जैसे दफनाया हुआ था, उस तरीके से मैं फील कर रहा था। मैं पानी में दफनाया हुआ था। आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन। और मेरी सांसें थी वो लगभग नहीं आ रही थी, चली गई थी। आई वॉज फ्रिटेंड, और मैं डरा हुआ था, भयभीत था। फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एंड ओवर पावरिंग फोर्स द वेव्स। पिताजी हंसे, लेकिन जो वेव की पावर थी उसने मेरे जो हार्ट था उस पे एक टेरर छा गया था, एक आतंक सा छा गया था, उसने ओवर पावर कर लिया था उस चीज को। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे प्राइड का मतलब होता है गर्व, स्टेट ऑफ फीलिंग टू प्राउड। और स्वेप्ट का मतलब होता है बहा ले जाना, मूव, राइट। और टेरर का मतलब होता है आतंक, राइट। इंस्टेंस, ओवर मास्टरिंग फियर जिसको कहते हैं, वो होता है आतंक। अगर हम इन सारी चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ पाओगे कि आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। वो कह रहे हैं कि मुझे नंगे पाँव को दिखाना, अपने स्किनी लेग्स को, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट मैंने इस पे ओवर पावर किया, और अब मेरे अपने जो मुझे अभिमान था, जो गर्व था, उसको मैंने कम किया, और मैं वहाँ उस पर नियंत्रण पा लिया, और मैंने ऐसा किया। और स्टार्टिंग से मुझे जो वाटर था उससे घृणा थी जब मैं पानी में होता था। और ये घृणा कब शुरू हुई, जब मैं 3 या 4 साल का था, तो मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए, और मैं और वे दोनों साथ साथ समुद्र की फुहारों के बीच में खड़े थे। और इसके बाद मैंने उन्हें जकड़ कर पकड़ लिया, फिर जो लहर थी उसने मुझे नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर से बह गई। पानी में दफनाया हुआ फील कर रहा था, मुझे सांसें नहीं आ रही थी, मैं डरा हुआ था। पिताजी हंसे, और लहरों की जो पावर थी उसने मेरे हार्ट पे एक टेरर, एक आतंक छा गया था। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है माई इंट्रोडक्शन एट टू YMCA। मेरा जो परिचय YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्ट्रेडेड चाइल्डिश फियर्स। YMCA के तट पर जो मेरा परिचय था, वो दुखद जो यादें थी मेरी, उसको उसने पुनर्जीवित कर दिया। बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन जो कुछ ही देर में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास भी आ गया, और बचपन के डर को जगा तो दिया था उसने। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग टू अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न एपिंग देम। मैं जो दूसरे लोग थे और अपने जल में पैरों को पहने हुए मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया, दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease the water when misadventures happened। और अगले दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया। अभी मेरा
आत्मविश्वास आना ही प्रारंभ हुआ था कि मेरे साथ एक वहां पर दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल वेयर नो वन एल्स वॉज देयर। और एक दिन मैं पुल में गया, वहां पर कोई नहीं था। जो वाटर था बिल्कुल शांत था, द प्लेस वॉज क्वाइट, और वहां पे जगह बिल्कुल शांत थी, और द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था, एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज अ वाइट एज क्लीन बाथ टब। आई वॉज timid about going to alone, so I sat on the side of the pool and wait for others. अब क्या हुआ कि मैं जो वहां पे टाइल्स लगी हुई थी और जो बाथ टब की तरह बिल्कुल वाइट सफेद स्वच्छ था, और अकेले वहां पे एंटर करने से मैं डर रहा था। मैं अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था, और वहीं तालाब के जो पुल था, पुल के किनारे में बैठ करके साइड में दूसरे लोगों का वेट कर रहा था। ठीक है, अनप्लीजेंट का मतलब क्या हुआ? अनप्लीजेंट का मतलब हुआ यार, ये जो दुखद मेमोरीज होती हैं, जो ऑफेंसिव होती हैं, उनको हम कहते हैं। ईज का मतलब होता है फ्रीडम, और बाथ टब का मतलब हो जहाँ पे आप नहाते हो ऐसा टब, उसको हम कहते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि जो YMCA है, वहाँ का जो परिचय था, वहाँ पे मेरी जो वो बुरी आदतें थी, दुखी यादें थी, उनको मेरे बचपन के डर को जगा दिया। और पर कुछ ही देर में मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया। मैंने पैडल किया और वाटर विंग्स ली, और वहाँ पे दूसरे लोगों को देखा और ट्राई किया सीखने की और उसको अप्लाई करने की। लेकिन मैंने दो तीन बार ऐसा किया अलग अगले दिनों में, डिफरेंट डेज में, जस्ट बिगनिंग टू फील ऑफ ईज ऑफ वाटर, और मैंने ऐसा फील किया, और मेरा आत्मविश्वास आना अभी प्रारंभ ही हुआ था। तभी एक मिस एडवेंचर हुआ, तभी एक दुर्घटना हो गई। और अब मैं पुल पर गया, वहां पे कोई नहीं था। जो जल था, जो वाटर था, बिल्कुल शांत था। टाइल लगा हुआ जो बाथ टब था, वो बिल्कुल सफेद और स्वच्छ था। मैं अकेले अंदर जाने से डर रहा था, और अन्य लोगों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब के किनारे जो पुल था उसके एक तरफ में बैठ गया था। सो यहाँ पे आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम इन अ बिगर ब्रूशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे वहां अधिक समय नहीं हुआ, तभी एक वहां पे आप कह सकते हो कि संभवतः एक 18 साल का लड़का, एक पहलवान सा लड़का आया, और ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, और आप कह सकते हो कि उसकी छाती जो थी उस पर घने बाल थे, और he was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He said, "Hey, skinny, how do you to be ducked?" उसने उसके छाती पर गहरे बाल थे, उसकी जो फिजिकल सुंदरता थी वो उसकी उदाहरण थे। उसकी टांगे, उनकी भुजाएं, उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई थी। वो चिल्लाया, ए पतलू, उसने चिल्लाया, हे स्किनी, हे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा? हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड? तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा? विथ दैट ही पिक अप एंड टॉस में इनटू द डीप एंड। और इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे सिरे में उछाल कर फेंक दिया, और मैं एंड आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन एंड सैल्यूट वाटर एंड वेंट एट टू द बॉटम। और मैं बैठे बैठे ही पोजीशन में, बैठी हुई जो पोजीशन थी उसी में नीचे गिरा, और पानी जहां पे था उसने मुझे निगल लिया, और बिल्कुल मैं जो उसका तल होता है ना वहां पे जाकर पहुंच गया। एंड वॉज द बॉटम। आई वॉज फ्रिटेंड बट गेट फ्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स। और मैं डर गया, लेकिन मैं भय से बिल्कुल विवेक ही नहीं हुआ था। और नीचे जाते समय मैंने योजना बना ली थी। ऑन द वे आई डाउन प्लान, जैसे मैं नीचे जा रहा था मैंने योजना बना ली, व्हेन माई फिट हिट एट द बॉटम, कि जैसे ही मेरा पैर बॉटम को हिट करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट ऑन एंड अ पैडल टू एज ऑफ द पुल। और मैंने ये अपने माइंड में ये योजना बना ली थी कि जैसे ही जो मेरा पैर है वो उसके तल से टकराएंगे, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा और ऊपर आकर सपाट लेट जाऊंगा और हाथ पैर होकर मारता हुआ तैरता हुआ पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा। सो ये तो बात हो गई योजना की, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। ब्रशर का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग, टफ पर्सन, एक पहलवान सा व्यक्ति आया था,
और पेडल का मतलब होता है प्रॉपर जो ट्रैवल करते हैं ना, कैन मतलब जहाँ पे हम पैडलिंग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जब हम स्विमिंग पूल में भी पैडलिंग करते हैं या फिर किसी लेक में जाते हैं वहां भी पैडल होती है। मतलब पैरों को जब हम पानी के अंदर मारते हैं उसको हम कहते हैं पॉपल, जो प्रोपेल होता है पैडलिंग करना उसको हम कहते हैं। तो अगर हम इस पैसेज को समझें तो आप समझ पाओगे कि वहाँ मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी एक आप कह सकते हो कि संभवतः एक 18 साल का एक लड़का जो काफ़ी पहलवान सा लड़का आया और उसकी छाती पर घने बाल थे। वो एक बहुत ही फिजिकल आप कह सकते हो कि सुंदरता का उदाहरण था। उसकी टांगें, उसकी भुजाएं उभरी हुई, जो उसकी मांसपेशियां थी वो दिखाई दे रही थी। और वह चिल्लाया, ए पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा। और इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे सिरे से उछाल कर फेंक दिया और मैं बैठी हुई मुद्रा में ही गिरा। पानी ने मुझे निगल के जब मैं तट पर पहुंचा तो मैं डर गया। राइट, आई वॉज फ्रिटेंड बट आई येट फेंटेड आउट माई विट्स। और लेकिन मैं उस डर से विवेकहीन नहीं हुआ था। नीचे जाते समय मैंने अपने माइंड में ये प्लानिंग कर ली कि जैसे ही मेरा जो पैर है वो उस तट से टकराएंगे तो मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा और ऊपर आकर लेट जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा और हाथ पैर मारता हुआ पुल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। और इट सीम अ लॉन्ग वे टू डाउन। नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। दोज 9 feet were more like 90 and before touched bottom my lungs were ready to burst। और ये जो 9 फुट का रास्ता था वो 90 फुट की तरह लग रहे थे। और इससे पहले कि मैं जमीन छू लूं, इससे पहले मेरे जो फेफड़े थे वो फटने लगे थे। लग रहा था कि पहले ही फटने लगे थे। और but when my feet hit bottom I surmount my strength and made that what I thought was a great spring towards। लेकिन जैसे ही मेरे पैर उस जमीन पर लगे मैंने पूरी ताकत जुटाई और मेरे ख्याल से मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। और मैंने सोचा कि मैं एक कॉर्क की तरह उछलकर वापस आ जाऊंगा। आई थॉट अ ग्रेट स्प्रिंग टूवर्ड्स। आई इमेजिन आई वुड बी बॉब टू अ सरफेस लाइक अ कॉर्क। और मुझे लगा कि मैंने सोचा कि कॉर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा, इसकी बजाय धीरे धीरे ऊपर आया। इंस्टेड आई केम अप स्लोली and I opened my eyes and saw nothing but water that had dirty yellow tinge to it and grew panically। और जब मैंने आंखें खोली तो केवल पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। और ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था। मैं घबराते हुए आगे बढ़ा और ऊपर आ गया। Water as a dirty yellow tinged to grewly, I reached up at the grab a rope and my hands clutched only a water। और मैं घबराते हुए ऊपर बढ़ा और जैसे कि मैं रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ मेरे हाथ सिर्फ पानी ही लगा और मेरा दम जो था वो घुट रहा था। I reached up to grab the rope, my hands clutched only at water। I was suffocating। और मैं था बिल्कुल, मेरा जो दम था वो घुट रहा था। I tried to yell but no sound came out। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। और then my eyes and nose come out the water but not my mouth। और आप कह सकते हो कि मेरी आंखें और नाक में पानी बाहर आया, मेरा मुंह नहीं आया। राइट। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं जैसे कि स्प्रिंग, जैसे कि पैनिक की, जैसे कि क्लस्ड। स्प्रिंग का मतलब होता है जैसे कि आप सडनली ऊपर की तरफ आते हो, राइज करते हो। और पैनिकली का मतलब होता है इंस्टेंस, जहाँ पे आपको डर हो जाता है। और क्लस्ड का मतलब होता है कि ग्रीप, होल्ड टाइटली, फॉर्मली, पकड़ना किसी चीज को, उसको हम कहते हैं क्लच्ड। लेकिन अगर इस चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो बता रहे कि जो नीचे का रास्ता था वो लंबा लग रहा था और जो 9 फीट था ना वो 90 फीट की तरह लग रहा था। और इससे पहले कि मैं जमीन को छू लूं मेरे जो फेफड़े थे वो बिल्कुल फटने लगे थे। और जैसे ही मेरे पैर जमीन पर लगे मैंने पूरी ताकत जुटाई और मेरे ख्याल से मैंने ऊपर एक बड़ी छलांग लगाई। और मैंने सोचा कि मैं एक कॉर्क की तरह उछल कर सरफेस पे आ जाऊंगा। बट आई केम अप स्लोली। लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आया। जब मैंने आंखें खोली तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया।
केवल पानी ही पानी था, और ऐसा पानी जिसमें कुछ मैले पीले रंग था। मैंने घबराते हुए आगे बढ़ा, ऊपर आया। जैसे कि मैं रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, मेरे हाथ सिर्फ पानी लगा और मेरा जो दम था वो घुट रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, राइट। और मैंने कोशिश की, मैंने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। फिर मेरी आंखें, मेरा नाक से बाहर पानी आया, और मेरा मुंह जो था, मुंह से नहीं आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पैसेज में फिर क्या हुआ। आई फेल एट द सर्फेस टू वाटर सैलोड एंड चॉक्ड। मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया, पानी को निगल गया, और मेरा दम जो था वो घुट रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग अप माई लेग्स, और बट they hang as a dead weight, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. पानी निगला, मेरा दम घुट गया। मेरी टांगें ऊपर लाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे जैसे कोई मर जाता है ना, मृत भार की तरह लटक गई थी। उनमें लकवा सा हो गया था, राइट। और वे मुड़ नहीं सके। आई स्क्रीम्ड, बट आई ओनली वाटर हेड मी, और दे पैरालाइज एंड रिजिड। द ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग अंडर मी। और एक कह सकते हो कि एक बड़ी सी जो पावर थी वो नीचे खींच रही थी। मैंने एक चीख मारी, पर केवल पानी ही मेरी चीख सुन सका, बट वाटर हेयर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू बॉटम ऑफ द पुल। और पर मैंने जब जो पुल था, पुल की तली में वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। And back to bottom to the pool. I struck at the water and I went down, expending my strength and nightmare fights and irresistible force. और मैं निरंतर, आप कह सकते हो कि नीचे जाता रहा, और मैंने अपनी आंखें खोली। I struck into water. I went down, expending strength and nightmare fights, irresistible force. और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। गहरा पानी जिसे होकर भी कोई नहीं देख सका। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब। और मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या, कि जो मेरा हेड था, मेरा जो शरीर था वो बिल्कुल भारी हो गया था, और इसके साथ ही मैं जो पानी में था वो स्ट्रक्ट हो गया था। और न सिर्फ मैं पानी में स्ट्रक्ट हुआ, आप कह सकते हो कि मैं जो सरफेस था, आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, और मैं अपनी जो सांसें थी उनको लंबी जो सांसें थी वो उनको लॉस्ट कर चुका था। मेरे जो लंग्स थे वो एक दुखने लगे थे, दर्द होने लगा था उसमें। एंड थ्रोट आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं वहाँ पर आप कह सकते हो कि एक डिजी सा फील कर रहा था। एंड बट रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम पुल, कम लाइक अ क्रॉक एंड सरफेस। मुझे लगा कि मैं एक सरफेस की तरह, एक कॉक की तरह बाहर आ जाऊंगा। आई वुड लाई ऑन द फ्लेश लाइक अ स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स थ्रेस माई लेग्स। मैं अपने जो पैर थे उनको ऊपर लाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Arms with the legs, I went to the edge of pool and be safe. Then I would get up the edge. फिर मुझे एज मिला पुल का, और जो वापस जाने पुल का जो एज मिला, और एंड बी सेफ, एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ। सो यहाँ पर देखिए, चौक का मतलब होता है कोई चीज़ बंद होना, और इरस्टेबल फोर्स का मतलब होता है इनकैपेबल, है ना, जो हो जिसके अंदर वो पावर नहीं हो। और थ्रैश का मतलब होता है बीट साउंडली पनिशमेंट, जिसको कहते हैं उसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि मैंने पानी के साथ में संघर्ष किया और चोक्ड हो चुका था। मैंने कोशिश करी अपने पैरों को ऊपर लाने की, लेकिन वेट, मेरा जो पैर थे वो रिजिड हो चुके थे, मुड़ नहीं पा रहे थे, पैरालाइज हो चुके थे। और मैंने एक ऐसी शक्ति जो मेरी जो टांगे थी उनको नीचे खींचने का प्रयास कर रही थी। आई स्क्रीम, मैंने चिल्लाया, बट कोई नहीं सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड टू लॉन्ग जर्नी ऑन बॉटम द पुल। मैंने अपनी पानी की तरफ संघर्ष किया, और मैं पानी जो था ना, वाटर, उसमें नीचे जाता गया। और जो मेरी स्ट्रेंथ थी, एक नाइटमेयर की तरह मैंने फाइट की उस फोर्स के साथ में मैंने। और
टांगे ऊपर लाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैं अपनी ब्रेथ जो थी, सांसें खो चुका था। जो लंग्स थे वो बिल्कुल पैन होने लगे थे। हेड बिल्कुल थ्रॉप्ड हो गया था और मैं बिल्कुल डिजी फील कर रहा था। और मुझे अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो याद आई कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। मैं इस जो पुल का बॉटम है वहां से एक स्प्रिंग की तरह जंप लूंगा और एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाऊंगा। बट आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट। मैं जो फ्लैट वाटर था उस पे बाहर था विथ माई आर्म्स एंड थ्रेश माई लेग्स। मेरे पैर बिल्कुल ऊपर की तरफ में थे। देन आई वुड गेट एज ऑफ पुल बी सेफ। देन मुझे वो पुल का एज मिला जहां से मुझे लगा कि मैं सेफ फील करूंगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। मैं निरंतर नीचे गया और नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली और नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। आप कह सकते हो कि पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। गहरा पानी जिसमें होकर कोई देख नहीं सकता था कोई भी। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that no understanding, terror that no control, terror that no can understood who has not experienced it। और मैं आपको बताऊं कि जो दहशत थी और वो पूरी तरीके से जकड़ लिया था। एक डर था जिसमें सूझबूझ नहीं रहती, एक डर जिसमें कोई कंट्रोल नहीं था, एक डर जिसने उसको अनुभव किया वही समझ नहीं वो नहीं समझ सकता। जिसने अनुभव नहीं किया वो कभी समझ नहीं सकता। आई वॉज क्रिकिंग अंडर वाटर और मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर और पानी के अंदर मैं पैरालाइज हो चुका था। बिल्कुल शक्तिहीन जिसको आप कह सकते हो, स्टिफ रिजिड विथ फियर और डर के साथ में बिल्कुल भय से बिल्कुल रिजिड हो चुका था। यहाँ तक कि मेरी चीखें और गले जम गए थे। इवन माई स्क्रीम्स, माई थ्रॉट जम गए थे। फ्रोजन मतलब जमना होता है। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग ऑफ माई हार्ट सेड आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल जो मेरा दिल था वो और मेरे जो सिर थे उसकी थमक ये बता रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ। एंड देन द मिस्डेस्ट और तब एक आतंक का साया हुआ पाउंडेड माई हेड एंड सेड आई स्टिल अलाइव। एंड देन द मिडेस्ट टेरर केम अ टच ऑफ अ रीजन। और जो उस समय मुझे एक उस समय क्या था, मुझे एक आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप एंड हिट द बटन। मुझे ये याद होना चाहिए था कि जैसे मैं हिट करूंगा बॉटम में मुझे जंप करना। एट द फील्ड आई अंडर मी, आई माई टोज रीच्ड एट द ग्राम देम और आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैंने पूरा जंप लगा दिया कि जब मुझे एक युक्ति सूझी कि जब मैं तली से टकराऊंगा तो मुझे कूदना याद रहना चाहिए। जैसे मैंने टाइल्स महसूस की, मेरी उंगलियां उन तक पहुंची, टाइल्स को अचानक पकड़ना चाहती थी मैं अपनी पूरी पावर से, जो कुछ भी मेरे था। लेकिन कूदने में कोई अंतर नहीं आया और आई जम्प्ड एवरीथिंग आई हैड, बट कोई चेंजेस नहीं था। देखिए, सीज्ड का मतलब होता है लॉक्ड होना, जैम हो जाना, और स्क्रीम्स का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, उसको क्राई करना, उसको हम स्क्रीम्स कहते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बता रहे हैं अपने बारे में कि आई वेंट डाउन, मैं नीचे चला गया, नीचे जाता रहा एंडलेसली, बिल्कुल अंत तक। मैंने आंखें खोली लेकिन केवल पानी के अलावा और येलो ग्लो के अलावा डार्क वाटर के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते थे। ये मुझे वो जो डर था उसने मुझे डरा दिया। एक ऐसा जिसको वही समझ सकता है जिसने उस चीज को फील किया हुआ, एक ऐसा डर जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं। टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंड हु कांट, जो इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करी वो नहीं समझ सकता इस चीज को। और मैं पानी के अंदर चिल्लाया लेकिन मैं पैरालाइज्ड हो चुका था एक तरीके से, स्टिफ, रिजिड, फियर, डर। और इवन मैंने चिल्लाया भी, मेरे जो थ्रॉट, जो मेरे गले थे वो जम चुके थे। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग हेड, केवल मेरा जो हार्ट था और जो मेरा हेड था जो पंप जो बता रहा था कि मैं स्टिल अलाइव, मैं जिंदा हूं। एंड द टेरर केम इन द टच ऑफ द रीजन, आई रिमेंबर द जंप। मुझे एक चीज याद आया उस समय, जिस समय आतंक छाया हुआ था, मुझे एक चीज याद आई कि जैसे ही मैं ना इसके फ्लोर से टकराऊं मुझे कूदना याद रहना चाहिए। मैंने नीचे टाइल्स महसूस की अपनी उंगलियों तक, जैसे ही टाइल्स को पकड़ना चाहती थी मैं पूरी पावर से कूदा, बट जो भी मेरे पास था, बट आई जंप बाय नो डिफरेंस, लेकिन कोई भी अंतर नहीं आया।
मेरे चारों ओर वाटर वॉज स्टिल अराउंड, जो वाटर था वो भी बिल्कुल स्टिल था, कोई अंतर नहीं आया, पानी स्थिर था। और मैं रस्सियों और सीढ़ियों की तलाश कर रहा था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स। मैं वाटर विंग्स की तलाश कर रहा था, रस्सियों और जल पंखों की तलाश में करता रहा, लेकिन वहां पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। नथिंग बट वाटर, केवल पानी, और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। और अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और बहुत सारा जो पीला पानी था वो बहुत ही बड़ी मात्रा में पकड़े हुए थे। और एक आतंक, आप कह सकते हो स्ट्रैक टेरर, took an even deeper hold on me like a great charge of electricity। और मैं आपको बताऊं कि पीले पानी में बहुत मात्रा में पकड़े हुए थी एक भयंकर जो आतंक होता है ना, उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया था। जैसे कि पानी होती है ना, बिजली बिजली की एक बड़ी सी, कह सकते हो कि उसके आवेश में आतंक ने मुझे हिलाया और कपाया। आई शॉक्ड, I shook and trembled with fright. My arms would not move. My legs would not move. I tried to call for help, call for mother. और मैं जो बिजली कहते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने के आतंक ने मुझे हिलाया और कपाया, मेरी बाहें हिलती नहीं थी, मेरी टांगें हिलती नहीं थी। मैंने हेल्प के लिए संदेश भेजने का प्रयत्न किया, माँ को बुलाने का प्रयत्न किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, बट कुछ भी नहीं हुआ। और तब और मैं कुछ भी नहीं हुआ। जंप का मतलब होता है कूदना सडनली, और फ्राइट का मतलब होता है सडन एक्सट्रीम फियर, जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्राइट। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि उस जंप ने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, क्योंकि जो चारों तरफ का जो वाटर था ना वो वैसे का वैसा ही था। मैं रोप्स, रस्सियों, लैडर और वाटर विंग्स की तलाश कर रहा था, लेकिन वहां पे केवल और केवल पानी ही था। ये एक पीला वाटर जिसने मुझे जकड़ रखा था, और एक भयंकर जो आतंक था, एक डीपली होल्ड कर लिया था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो। और मैं बिल्कुल जो इलेक्ट्रिसिटी की जो की तरह आतंक ने मुझे डर से हिलाया कपाया। मेरी बाहें हिलती नहीं थी, मेरी टांगें हिलती नहीं थी। मैंने हेल्प के लिए संदेश भेजने का प्रयत्न किया, माँ को बुलाने का प्रयत्न किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एंड लिखा हुआ है, एंड देन स्ट्रेंजली देन वॉज देयर वॉज अ लाइट। और मैंने वहां पे देखा कि तब और विचित्र बात थी, वहां पे लाइट हो गई, देयर वॉज अ लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफुल येलो वाटर, और मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें आ रही थी, एटलीस्ट माई आईज वर, और माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक थी वो उससे बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन एट द थर्ड टाइम आई सॉक और एयर एंड गॉट वाटर। फिर उसके बाद मैं तीसरी बार नीचे चल पड़ा और मैंने हवा खींचनी चाही, पानी अंदर चला गया, पीली रोशनी बुझने लगी थी और सारे जो प्रयत्न थे वो थम गए थे। येलो लाइट वॉज गोइंग आउट एंड ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और सारे जो एफर्ट्स जो थे अब थम गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैंने बिल्कुल रिलैक्स्ड फील किया और मुझे चैन आ गया। और मेरी टांगें भी जो थी, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प्स, मतलब उसके अंदर कोई भी जान नहीं थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कह सकते हो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। और आई वाइप आउट फियर एंड वाइप आउट टेरर, मुझ इसे आतंक और इस डर से छुटकारा दिलाया और आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट नहीं, देयर वॉज नो मोर पैनिक। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिविशन एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल। और अब कोई घबराहट नहीं थी, कोई निशब्द था, शांत था, डरने के लिए कुछ न था। यह अच्छा था मुनिंदा होना। और आई क्रॉस्ड ऑब्लिविशन, और मैं आराम से, आप कह सकते हो कि डर से छुटकारा दिलाया एंड आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट नहीं थी और
मैं निःशब्द और शांत था, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या अच्छा था, परिंदा होना, सो जाना, एक छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी। सो एवफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली, और सीज्ड का मतलब होता है बंद, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, और ऑब्लिविएशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रोसेस, राइट। उसको हम कहते हैं, जो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्लिवेशन, ऑब्लिवियन, सॉरी ऑब्लिवेशन में पढ़ रहा हूँ, ऑब्लिवियन है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें कि उस ताल पर फिर मैं वापस नहीं गया, राइट, ऑब्लिवेशन, राइट, और मैं आई कर्टन लाइफ ऑफ फॉल, राइट। और अगर हम देखें इस चीज़ को तो हमें ईजिली याद होगा कि मैं अपनी स्मृति में सब कुछ भूलने की सीमा में चला गया, और जैसे कि लग रहा हो कि जीवन का जो पर्दा है वो गिर रहा है, इस तरीके से मुझे फील हो रहा था। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि एंड स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, और अचानक वहाँ पे लाइट थी, और विचित्र बात थी कि लाइट हो गया। मैं पीले से डरावने पानी से बाहर निकल रहा था, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी, एटलीस्ट माई आईज वर, और मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। और फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने हवा खींचनी चाहिए लेकिन पानी अंदर चला गया। पीली रोशनी बुझने लगी थी, सारे प्रयत्न अब थम गए थे, मुझे चैन आ गया था, मेरी टांगें भी अब शक्तिहीन महसूस कर रही थी। मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया और इस डर से छुटकारा दिलाया, इसके आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल शांत निशब्द था, डरने के लिए कुछ भी नहीं था, और अच्छा भी था। उनिंदा होना, सो जाना, छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतना थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता। अच्छा है, आराम से उठकर ले जा रहा था, एक आकाश की ओर बढ़ रहा था, एक नाजुक हाथों में था, माँ जैसे नाजुक हाथों में अब मुझे सोना ही है। और आई क्रॉस्ड ओबिलिएशन, आप कह सकते हो कि मुझे विस्मृति अर्थात सब कुछ भूलने की सीमा में चला गया था, जैसे कि जीवन का पर्दा गिर रहा। और इट वॉज अ क्वाइट एंड पीसफुल, और ये मेरे लिए कह सकते हो कि मुझे याद है कि ये मेरे लिए शांति भरा भी था, और नथिंग ऑफ ऑफरेड ऑफ, कुछ भी डरने जैसा नहीं था। और दिस वॉज नाइस, सो ड्राउसली टू गो स्लीप एंड नो नीड टू जम्प, टाइड टू जम्प इट, अ नाइस कैरी जेंटल फ्लोट अलोंग स्पेस, टेंडर अमाउंट्स, टेंडर लाइक आर्म्स, मदर नाउ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे कोई भी छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी, इतना थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता। अच्छा है, आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था, मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए, किसी नाजुक हाथों में था, माँ जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा, आई मस्ट गो टू स्लीप। आई क्रॉस्ड ओब्लिएशन एंड सर्टन फेल ऑफ लाइफ, और मैंने विस्मृति की सब कुछ सीमा भूलने में चला गया था, जैसे कि जीवन का जैसे पर्दा गिर रहा हो। आई नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज, और अगली बात जो मुझे याद है कि वह मैं लेइंग ऑफ माई स्टमक बिसाइड द पुल, वॉमिटिंग, द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और अगली बात जो मुझे याद है वह है कि पुल के पास पेट के बल उल्टियां करता हुआ लेटा था, और जिस लड़के ने मुझे वो फेंका था वो कह रहा था, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर गया था। द चैप थ्रू मी एंड से बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। स्पेस का मतलब होता है एक्सटेंड एरिया, जहाँ पे 2 डायमेंशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि एक एक्ट होता है, और एक स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली, जहाँ पे आप भूल जाते हो सारी चीजें। वॉमिटिंग का मतलब आपको पता है यार, उल्टी होती है, उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। और अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें तो आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल शांत और पीसफुल था, डरने को कुछ भी नहीं था। ये अच्छा था कि जंप करने को भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं बिल्कुल आई ट्राई टू जंप, मैं थकने के कारण जंप ही नहीं कर सकता। ये नाइस था, जेंटली, बहुत ही अच्छा फील कर रहा था कि छलांग लगाने की क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अच्छा था सो जाना, और इतना थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता। अच्छा है, आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था, मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए। किसी ने नाजुक हाथों में था, मैं माँ जैसे नाजुक हाथों में, मुझे सोना ही होगा। और मेरी जो स्मृति थी वो चली गई थी, सब कुछ भूलने की सीमा में चला गया था, जैसे कि जीवन का पर्दा गिर रहा है।
अगली बात जो मुझे याद है कि पुल के पास पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ करता हुआ लेटा था, और जिस लड़के ने मुझे उसमें फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था, बट आई वॉज फुलिंग। बट समवन सेड द किड नियरली डेड, लेकिन किसी ने कहा बच्चा तो लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, चलो लेट्स कैरी टू लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम में ले चलें। और सेवरल हावर आई लेट आई वॉकड होम, और कई घंटों बाद मैं घर गया। मैं कमजोर हो गया था, कांप रहा था। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग। आई शुक एंड क्राइड व्हेन ले ऑन माई बेड, और जब मैं बिस्तर पर लेटा तो कांपने लगा, रोने लगा। आई कुडंट ईट दैट नाइट फॉर डे हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। आप कह सकते हो कि जब मैं बिस्तर पर लेटा, कांपने लगा, रोने लगा, मैं उस रात नहीं खा सका। कई दिनों तक मेरे दिल में वो डर था। थोड़े से परिश्रम से घबरा जाता था। अ स्लाइटली एक्सट्रेशंस अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली एंड नीज टू सिक माई स्टमक। और आप कह सकते हो कि उसने मेरे घुटने कांपने लगते थे, उल्टियां होने लगती थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैरी का मतलब होता है ले जाना, क्राइड का मतलब रोना, और स्टमक का मतलब होता है पेट, एपिटाइट, जो फूड के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो वहाँ पे है यही कि किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर गया था, अब सब ठीक हो जाएगा, चलो हम उसे लॉकर रूम में ले चलें। कई घंटों बाद मैं घर गया। मैं कमज़ोर हो गया था, कांप रहा था। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो कांपने लगा, रोने लगा। मैं उस रात नहीं खा सका। कई दिनों तक मेरे दिल में जो डर रहा, थोड़े ही परिश्रम से डर जाता था। मेरे घुटने कांपने लगते थे और मुझे वॉबलिंग यानी कि उल्टियां आने को होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, और मैं वापस उस पुल पर कभी नहीं गया। आई नेवर बैक टू, मैं कभी नहीं गया वापस उस पुल पे। और मैं पानी से डरता था। आई फियर वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं इसे अवॉइड करता था, और जहाँ भी हो सकता था मैं डरता था। और आई फ्यू ईयर्स लेटर आई केम टू नो वाटर ऑफ द कैस्केड, आई वॉन्टेड टू गो इन टू दैम। और मैं कुछ सालों बाद मैं झरने के पानी को देखा, मैं उसमें जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, एंड वेन एवर आई डेड, whether I wading and Teton and bumping river, or bathing in the warm lake and the got rocks, I terror had seized me in the pool and would come back. और जब मैंने ऐसा किया तो टीटन या बम्पिंग नदी में चलकर पार करना हो, या फिर गोट रॉक्स में वो जो गर्म झील होती है उसमें नहाना हो, वो आतंक जो स्विमिंग पूल का था वो मुझे बसीभूत कर चुका था, वापस लौट कर आ जाता था। आई वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और मैं पूरी तरीके से उसके वश में हो जाता था। मेरी जो टांगें थी लगभग पैरालाइज हो जाती थी, शून्य हो जाती थी, और एक बर्फीला कह सकते हो कि भय था जो मुझे हो जाता था और उसको जकड़ लेता था मेरे हार्ट को, राइट। और इस तरीके से उन सारी चीज़ों को मैं झेलता हुआ था। एवॉइड का मतलब होता है प्रिवेंट, दूरी रहना। पोसेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप अधिकार जमाते हो कम्प्लीटली, और पैरालाइज्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे आप स्टॉपेज हो जाते हो, इनएक्टिविटी होती है, कुछ कर नहीं पाते हो, उसको हम कहते हैं। फिर है कि फिर मैं दोबारा कभी भी उस पुल पे नहीं गया। पानी से डरता था, जहाँ भी हो सकता था मैं अवॉइड करता था, बचता था। कुछ सालों बाद मैं झरने के पानी को देखा, मैं जाना चाहता था, और जब भी मैंने ऐसा किया तो वो चाहे टीटन हो, चाहे बम्पिंग नदी हो, चलकर पार करना हो, गॉट रॉक्स में जो हॉट पुल झील है उसमें नहाना हो, आतंक जो जो ताल में उसने मुझे कंप्लीटली वशीभूत कर लिया था, जो वापस लौट कर मेरे पास आता था, और मैं पूरी तरीके से इसके वश में हो जाता था। मेरे पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो चुके थे। आई वुड बिकम अ पैरालाइज्ड। आइस हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीले डर ने मेरे दिल को जकड़ लेता था। अगर यहाँ देखें तो आप देख सकते हो इजिली, आइस हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, जो आइस का हॉरर था, जो बर्फीला भय था, वो मेरे दिल को जकड़ लेता था, ग्रैब कर लेता था। दिस हैंडीकैप स्टे विथ मी एज ईयर रोल्ड बाय, आने वाले वर्षों तक ये जो मेरी क्षमता थी वो मेरे साथ बनी रही। और इन कैनोज ऑन मैन लाइक्स fishing for landlocked salmon, bass fishing in the New Hampshire
ट्रॉट फिशिंग ऑन द Destich and Metullius on the Oregon fishing for Selnon on the Columbia at the Bumping Lakes in the Cascades. Wherever I went haunting fear, water followed me. और मेन जो झील थी वहां पर डोंगी में बैठकर जो सॉल्समैन की मछली पकड़ना, एक जो झील के एक भाग में होती है जहां लगभग आप पूरी तरीके से कह सकते हो कि भूमि से घिरा होता है, लैंडलॉक होता है, चाहे वह न्यू हैम्पशायर में हो, ताजे जल में रहने वाले बांस से मछली पकड़ना, डी शूट में ताजा पानी में रहने वाले मछली को ट्राउट पकड़ना, ऑरिगन में मेटोलियस मछली पकड़ना, कोलंबिया में सॉल्समन मछली पकड़ना और कॉस्केट्स में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना। मैं जहां भी गया मैं जहां भी गया ये जो डर था, ये पानी का जो डर था, मुझे हमेशा मडराने वाला डर था। और इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस हैंडीकैप स्टे विथ मी एज अ ईयर्स रोल्ड बाय। पर आने वाले वर्षों में भी ये जो मेरी अक्षमता थी वो मेरे साथ बनी रही और मैं जो झील थी, झील की डोंगी में बैठकर सोल्स मछली को पकड़ना, सॉल्समन मछली पकड़ना, ऐसी झील एक ऐसे भाग में थी जहां पर लगभग पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ था और लैंडलॉक था वो, लैंडलॉक सॉल्मन। और न्यू हैम्पशायर में ताजे जल में मछली पकड़ना, बांस मछली पकड़ना, डिशूट में ताजा पानी में रहने वाली जो सामान्य मछली थी उसकी ट्राउट को पकड़ना, ऑरिगन में मेटोलियस मछली पकड़ना, कोलंबिया में सॉल्स मछली पकड़ना और कॉस्केट्स में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना। जहां भी गया ये पानी का जो खतरा है जो वो मेरे पीछे लगा रहा हमेशा। इसने मछली पकड़ने की यात्राएं आप कह सकते हो कि रून किया, इट माई रून माई फिशिंग ट्रिप्स। और यात्राएं डोंगी, बड़ी नाव, खेने, तैरने वाली खुशी से मुझे वंचित कर दिया। जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, सबसे वंचित कर दिया इस डर ने मुझे। ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को अचानकली पकड़ना, क्विकली स्नैच करना। ट्रॉट का मतलब होता है वेरियस जो मछली की प्रजातियां होती हैं, जो गेम्स होते हैं मछली के, वो है सॉलमन फैमिली। और रूइन का मतलब डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम आगे के पैसेज में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई यूज टू एवरीवे। और मैंने अपनी जानकारी में हर तरीका इस डर पर विजय पाने के लिए अपनाया। इसने मुझे जकड़ कर पकड़े रखा। आई न्यू ओवरकम दिस फियर बट आई हेल्ड माई फर्मली इट्स इन ग्रिप। मुझे इसने जकड़ कर पकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न अ स्विम। अंत में मैंने अक्टूबर में मैंने तैरने का सीखने के लिए मैंने एक इंस्ट्रक्टर को नियुक्त किया जो मुझे तैराकी को सिखा सके। और आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक ताल में जाकर के सप्ताह के जो 5 दिन होते हैं, 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता रहा। और जो इंस्ट्रक्टर था मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता था। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, एक बेल्ट बांध देता था इंस्ट्रक्टर कि ताकि मैं, बेल्ट की रस्सी सीधी होती थी जो एक पुल से होकर जाती थी, राइट, एंड अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट व्हेन थ्रो इज द पुली एंड रन आउट द ओवरहेड केबल। और उसके ऊपर एक ओवरहेड की जो केबल होती थी वो एक सिर के ऊपर की तरह उस रस्सी पर दौड़ती थी, ओवरहेड की केबल पर। और the rope attached to the belt went through a pulley that ran on the overhead cable। आप कह सकते हो कि एक बेल्ट से रस्सी बंधी होती थी और एक पुली से होकर जाती थी जिसके सिरे ऊपर की तार की रस्सी पर दौड़ते रहते थे। और he held on the end of the rope and went back and forth across the pull hour after hour, day after day, week after week। और अब मैं आपको बताऊं कि जो रस्सी का जो दूसरा किनारा होता था, किनारे को पकड़े रहते थे और आगे पीछे हम जाते रहते थे। और 1 घंटे बाद घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते हम पुल में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे।
और पुल को आर पार ऑन द ईच ट्रिप्स अक्रॉस द पुल आई बिट पैनिक सीज्ड मी। और आप कह सकते हो कि ट्रिप जो थी, उस ट्रिप ने, जो पुल था, पुल के आर पार की हर यात्रा में मेरे मन में जो कुछ भय मेरे मन में बना रहता था। और ईच टाइम इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड एंड होल्ड ऑन द रॉप, और हर समय जो इंस्ट्रक्टर होता था, वो इंस्ट्रक्टर क्या करता था कि वो जो रोप थी, जो रस्सी थी, उस रस्सी को आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्टर रिलीज्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और हर समय आप कह सकते हो कि रस्सी जो थी, इंस्ट्रक्टर रस्सी को पकड़ को ढीली कर देता था, तो पानी के अंदर चला जाता था, और जो पिछला जो आतंक था, जो डर था, उसका कुछ पार्ट लौट कर आता था, और मेरी टांगे जो थी वो जम जाती थी। सो यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रिप का मतलब होता है बिल्कुल फॉर्मली होल्ड करके रखना उसको। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो निर्देश करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, जैसे टीचर, शिक्षक हो जाएगा। और फ्रोज का मतलब होता है जम जाना, राइट। एक कोई चीज काम नहीं करती, यानी कि फ्रोजन मोड में चली गई है। अगर इस पैसेज को हम समझने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ सकते हो कि मैंने अपने जो डर था, मैंने वो सारी अपनी जानकारी में हर वो तरीका इस डर पर विजय पाने के लिए अपनाया इसने मुझे पकड़ कर रखा था। और अंत में मैंने अक्टूबर में तैरने सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को नियुक्त किया, एक शिक्षक को नियुक्त किया, आप कह सकते हो, नियुक्त करने का निर्णय लिया। एक पुल पर जाकर सप्ताह में 5 दिन और हर दिन 1 घंटे का प्रैक्टिस करता रहा। और जो इंस्ट्रक्टर थे, उसने चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी जो कि एक पुली से होकर जाती थी, और उस पुली के सहारे और उस पुली के सहारे आप कह सकते हो कि एक तार पर रस्सी दौड़ती थी, और वो रस्सी के किनारे को पकड़ा रहता था, आगे पीछे करता। घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते हम ताल की एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे। और जो पुल था, जो स्विमिंग पूल था, उसके आर पार इस यात्रा ने मेरे मन में अभी भी कुछ डर बना रहता था। हर बार जो इंस्ट्रक्टर थे वो रस्सी की पकड़ को ढीली करता, मैं पानी के अंदर चला जाता, तो पुराना जो डर था वो वापस आ जाता था, और मेरी टांगे जम जाती थी। और इस तरह से आई वॉज 3 months बिफोर टेंशन बिगेन टू स्लैक। और 3 महीने बाद आप कह सकते हो कि मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। एंड इट 3 months बिफोर टेंशन बिगेन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल एंड राइज माई नोज इन हेल। और उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। और आई रिपीट एक्सरसाइज 100 times, और इस एक्सरसाइज को मैंने सैकड़ों बार किए। और बिट अ बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक एंड सीज मी व्हेन आई हैड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे करके एक घबराहट का एक भाग जाता रहा जो पानी के अंदर मुझे सिर डालने में होती थी। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स। आई डिड जस्ट दैट। और इसके बाद वह मुझे पुल के एक ओर पकड़े रहता और मुझे पैर मारने को कहता, और कई सप्ताह तक बस मैंने यही किया। जस्ट आई डिड। आई फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना किया, लेकिन धीरे धीरे बट ग्रेजुअली रिलैक्स्ड आई कुड कमांड देम। और फाइनली अनेक चरणों में धीरे धीरे मेरी जो तनाव थी वो कम होती गई। अंत में मैंने उस पर नियंत्रण पा सका। आई कुड कमांड ऑन देम। दस पीस बाय पीस आई बिल्ट अ स्विमर। और धीरे 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 उसने, यानी कि उस टीचर ने, उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक तैराक बना दिया। ही बिल्ट अ स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड टू ईच पीस ही पुट देम टुगेदर टू इंटीग्रेटेड होल। और तब उसने मुझे
हर भाग को जो था उसको त्रुटि रहित कर दिया। तब उसने इनको इकट्ठा करके एक संपूर्ण प्रदान किया और अप्रैल में उसने कहा अब तुम तैर सकते हो, डुबकी मारो। और वो आगे के उसमें मिलेगा। एक्सेल का मतलब होता है ब्रीथ को लेना, आउट करना, बाहर करना, इनहेल एक्सेल जिसको कहते हैं। सीज्ड का मतलब होता है उस चीज को कंट्रोल करना। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना, डिक्लाइन करना, इसको हम कहते हैं रिफ्यूज्ड। अब देखिए, अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो इजीली समझ सकते हैं कि मेरे तनाव जो था, जो मेरे टेंशन था, उसको कम होने में लगभग 3 महीने लगे। और तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया, नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। मैंने ये 100 of times किया और धीरे धीरे करके उसके घबराहट का एक जो भाग था वो जाता रहा। पानी के अंदर से डालने पर जो होती थी घबराहट, वो धीरे धीरे जाती रही। इसके बाद मुझे पुल में एक तरफ पकड़े रहता और मुझे पैर मारने को कहता। कई सप्ताह तक मैंने बस यही किया। मेरी टांगें जो थी उसने काम करने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो भी तनाव रहित हो गई और मैंने फाइनली अब अंत में उस पर नियंत्रण कर सका। और इन स्टेप्स ने उसने मुझे एक तैराक बना दिया और हर भाग जो भी पार्ट होते हैं पीस बाय पीस मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड द परफेक्टली उसने मुझे पुट कर दिया इंग्रेटेड टू होल, और एक पूरा मुझे एक उसने इकट्ठा एक संपूर्ण रूप से प्रदान कर दिया। और इन अप्रैल में उसने मुझे कहा, इन अप्रैल ही शेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उसने कहा कि अब आप तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ डुबकी मारो, स्विम एंड लेंथ ऑफ पुल, क्रॉल स्ट्रोक। और उसने कहा कि अब डुबकी मारो, कॉल स्ट्रोक से तैर कर पुल की पूरी लंबाई पार करो। मैंने कर लिया और जो आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। बट मेरा अभी पूरा काम नहीं हुआ था। आई वॉज स्टिल वंडर इफ आई वुड टेरर स्ट्रीकन आई वॉज अलोन इन द पुल। और अभी भी जब मैं उस पुल में था, अकेला फील कर रहा था, तो अभी भी वो टेरर उस मेरे अंदर था, वो भय अभी भी मेरे अंदर था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। आई स्वेम अ लेंथ अप एंड डाउन, मैंने अप डाउन करके पूरी लेंथ को कवर की। टाइनी विस्टेज विस्टिजियस ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। कभी कभी थोड़े थोड़े पार्ट में आप कह सकते हो कि वो जो टाइनी पार्ट था वो कभी कभी आ जाता था, और ये जो थोड़ा सा जो पार्ट था वो आ जाता था कभी कभी। और इस तरीके से अगर हम क्रॉल का मतलब समझें तो एक प्रॉन पोजीशन होती है, और स्ट्रीकिन का मतलब होता है हिट करना किसी चीज को। टेरर का मतलब होता है वो आतंक, इंटेंस, उसको हम कहते हैं। तो उसने अप्रैल में कहा कि अब आप तैर सकते हो और डुबकी मारो और कोलेस्ट्रॉल की तरह आप तैर सकते हो। मैंने ये कर लिया और जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम पूरा हो गया, बट मेरा काम फिनिश्ड अभी नहीं हुआ था। और मैं अभी भी कभी कभी वो टेरर था वो अकेले रहने पर वो आ जाता था। मैंने कोशिश करी तैरने की अप डाउन, और जो पुराना जो टेरर था वो रिटर्न कभी कभी होगा। बट आई नाउ लुक टेरर, नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हेयर डू यू लुक। और लेकिन जब टेरर आप कह सकते हो कि आने की कोशिश करता था, तो मैं उसको ट्राई करता था, ट्राइंग टू, वो डराने का कोशिश करता था। एंड ऑफ टू गो अनदर लेंथ ऑफ द पुल, फिर मैं पुल के दूसरी तरफ जाता था। एंड दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जो चीजें थी आप कह सकते हो कि जुलाई तक यही चलता रहा, राइट। और जब ये जुलाई तक चलता रहा तो पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। बट आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। और मुझे ये विश्वास नहीं था कि जो सारा डर था वो समाप्त हो गया। सो आई went toward the New Hampshire, dive off and docked at Trees Island and swam 2 miles across the length stamp at Island. So इसलिए मैंने क्या किया कि
अंत में मैंने न्यू हैम्पशायर की जो लेकवेंटवर्थ में गया और ट्रक्स आइसलैंड के डॉक में कूदा। 2 मील तक झील में तैरकर स्टेम्पेक्ट आइलैंड पहुंचा और आई स्विम, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक। आप कह सकते हो कि मैंने बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक में तैरने का यूज किया। केवल एक बार वो आतंक लौटा। ओनली वंस दी टेरर रिटर्न। केवल एक बार वो डर मुझे आया। व्हेन आई वॉज अ मिडिल ऑफ द लेक। जब मैं उस लेक के मिडिल में था। आई पुट माई फेस अंडर द सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। जब मैंने अपना जो फेस था उसके अंदर किया तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, केवल वाटर दिखा। और पुरानी जो भावना थी, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न द मिनिएचर। और पुरानी जो भावना थी छोटे रूप में लौट आई। मैं हंसा और बोलता दत्त बोलता और बोलता अच्छा आतंक साहब। मैं हंसता और बोलता वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लीड एंड स्वैम। और जब मैं हंस देता और बोलता कि अच्छा आतंक साहब, मिस्टर टेरर, आपके ख्याल से आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वो भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। देखिए यहाँ पे स्केयर का मतलब होता है डर, सेटिस्फाइड का मतलब होता है जिसमें आप संतुष्ट हो जाते हो। सेंसेशन का मतलब होता है एक मेंटल कंडीशन, एक फिजिकल विलिंग, जिसको आप कहते हो सेंस ऑर्गन, सेंसेशन, अनुभूति, उसको हम कहते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हो कि यहाँ पे वो बता रहा है कि जब मैंने तैरने की कोशिश करी तो टेरर वो आ जाता था, वो डराने की कोशिश करता था, वेल यू लुक देखो। और मैंने जो पुल की लेंथ थी उसको पार कर लिया। लेकिन ये जुलाई तक चलता रहा और मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि जो सारा डर था वो खत्म हो गया। तो मैं श्योर नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ये जो आतंक है उसने मुझे छोड़ दिया है और ये समाप्त हो गया है। तो मैंने डिसाइड किया, न्यू हैम्पशायर की लेकवेंटवर्थ में गया, वहाँ पे जो ट्रक्स आइसलैंड के डॉक में कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टेम्पेक्ट आइलैंड पहुंचा। मैंने बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक में तैरने का यूज किया, प्रयोग किया। एक बार वो आतंक लौटा। फिर मैं झील के बीच में था जब मैंने अपना जो सर था उस पानी के अंदर डाला तो मुझे उस पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया और पुरानी जो फीलिंग थी वो छोटे रूप में लौट आई। मैं हंसा और बोल देता अच्छा मिस्टर टेरर साहब, मेरे ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वो भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे बढ़ गया। और yes, I had residual doubts at my first opportunity. I hurried west, went up and tightened to the Canrod Meadows up and Canrod Creek trails to Meadows Glacier and camped on the high meadows by the side of warm lake. और फिर भी मेरे मन में वो शक बाकी था। पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला गया और टीटन के ऊपर कोनार्ड मिडोज तक गया। और जब मैं कोनार्ड मिडोज तक गया तो कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक वार्म लेक के किनारे हाई मेडोज में अपना कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड एंड डाइव इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस अदर शोर एंड बैक जस्ट डग कॉर्पोरेशन यूज्ड टू डू। अगली मॉर्निंग मैंने कपड़े उतारे और जो झील थी उसमें गोता लगाया, तैर कर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा, फिर वापस आया, बिल्कुल वैसे जैसे डार्क कार्पन में किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू इको। और मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट की जो चोटियां थी वो गूंज कर वापस से दोहराई। और अब मैं जल का जो डर था उस पर फियर पा चुका था, कंक्योर कर चुका था, उस पर विजयी पा चुका था जल के डर पे। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग है। रेजिडुअल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिंग, है ना, रिमाइंडर, एक वो जो डाउट। कनकॉर्ड का मतलब होता है एक नाम है वो, और जो कि बोल्ड जिसका मतलब होता है कॉन्शेल, एक वो नाम है। कनक्योर्ड का मतलब होता है उस पर ओवरकम करना है किसी चीज को, इसको हम कनक्योर्ड कहते हैं। तो अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि येट अभी भी मेरे मन में शक बाकी था और पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला गया। टीटन से कोनार्ड मेडोज तक गया, कोनार्ड एंड नोड्स
तक गया। और कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक ये सब नाम है। और वॉर्म लेक के किनारे से मेंडोज में कैंप डाला और अगले दिन मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगा दिया, तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा, फिर तैरकर वापस आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं डॉक कार्पन में किया करता था। खुशी से चीख पड़ा और जो गिलवर्ट की चोटियां थी वहां से गूंज कर मेरी चीख वापस सुनाई देती थी और मैं जल के डर पे विजय पा चुका था। और आप कह सकते हो कि दिस एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट। मेरे लिए ये एक डीप मीनिंग रखता है। जिन्होंने इस तरह के कठोर आतंक को समझा है और जीता है, केवल वही इसके अर्थ को समझ सकते हैं। इन द डेथ देयर आर पीस, और मृत्यु में शांति होती है। देयर इज अ टेरर ओनली द फियर ऑफ द डेथ, एंड रूजवेल्ट न्यू एंड ही सेड ऑल वी हैव फियर इज फियर इटसेल्फ। और जो टेरर है ना, जो डर है, और ये बिल्कुल ही खतरनाक है। और मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु में भय में ही, मृत्यु के डर से ही आतंक होता है। जैसे कि रूजवेल्ट मानते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें केवल भय से भयभीत होना पड़ता है, राइट। और क्योंकि जो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन डेइंग एंड टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लाइव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने मरने की जो अनुभूति है और जो आतंक, वो मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, और मैंने दोनों अनुभव किया था। और इस कारण जीने की जो इच्छा थी वो और अधिक तीव्र हो गई थी। somehow grew intensity. At last I felt released free to walk the trails and climb the peaks and brush aside fear. और इस तरीके से इस कारण जीने की जो इच्छा है किसी तरीके से और तेज हो गई, और अंत में वो मुक्ति का अनुभव करने लगा। एंड वॉक ट्रेल्स एंड पिक्स ब्रश असाइड ऑफ फियर। और आप कह सकते हो कि जो अंत में जब मैं मुक्ति का अनुभव करने लगा, जो पगडंडियों पर चलने वाली जो चोटियां हैं, चढ़ने के भय को नकार देने हेतु तो बिल्कुल मैं स्वतंत्र था। और यहाँ पे देखिए, स्टार्क का मतलब होता है डाउन राइट और योर कंप्लीट, राइट। टेरर का मतलब होता है इंटेंस आतंक, और ब्रश का मतलब होता है स्वीप पॉलिश, उसको हम कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो वही चीजें बता रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये उसके लिए एक डीप मीनिंग रखता था। जिन्होंने इस तरीके के जो कठोर से आतंक है उसको समझा है, उस पर जीता है, केवल वही इसके अर्थ को समझ सकते हैं। और मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु में भय का आतंक होता है। जैसा कि रूजवेल्ट भी जानते थे, उन्होंने कहा था कि हमें डर से केवल भयभीत होना है, क्योंकि मैंने मरने की जो अनुभूति है और आतंक जो मृत्यु का डर उत्पन्न करता है, दोनों को अनुभव किया था। और इस कारण जो जीने की इच्छा थी वो किसी तरीके से और तीव्र हो गई थी, और अंत में मैं मुक्ति का अनुभव करने लगा था। और पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने एवं डर को नकार देने हेतु स्वतंत्र हैं, टू पीक एंड ब्रूस अ साइड ऑफ फियर। देखिए, इस चैप्टर की हमने मीनिंग को समझा, ट्रांसलेशन को समझा, वर्ड पावर को भी देखा, कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर्स दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ये एडवेंचर से स्विमिंग को सीखने, और एक दिन 18 इयर्स का जो पहलवान होता है उनको फेंक देता है 9 फीट के YMCA पूल में, और जो वो सिटिंग पोजीशन में नीचे जाते हैं शैलो वाटर में, और वो उनके साथ एक मिस एडवेंचर्स होते हैं। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? डगलस जो हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि पुल में जाते समय उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और he would make a big jump, and when
when his feet hit bottom, it would be a surface like to cork, lie flat on it and paddle to as of the pull. राइट, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं उनके बारे में. राइट, और इस तरीके से वो सारी चीजें चल भी रही हैं. और अगर हम देखें चीजों को और समझने की कोशिश करें तो चीजें आपको इजीली समझ भी आएंगी कि कैसे वो चीजें चल रही हैं. और अगर हम देखें इन सारी चीजों को, तो अगर हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन को समझें, हाउ डिड एक्सपीरियंस अफेक्टिंग, कैसे वो एक्सपीरियंस अफेक्ट करता है. तो देखिए, वो एक्सपीरियंस अफेक्ट इस वजह से करता है क्योंकि वो उस रात खा नहीं पाए डर के मारे, और बहुत दिनों तक उनके अंदर ये फियर बना रहा, और वो अपसेट थे. वो अपने जो चीज़ें थी उनकी वजह से वो कभी फिर पूल पे वापस नहीं गए. उनको वाटर से डर लगा रहा था, और जहां भी कोशिश करते थे कि वो उससे दूर ही रहे. Why Douglas determined to get feared, वो क्यों उन्होंने डिटरमाइन किया? क्योंकि जो फिशिंग ट्रिप्स थी वहां पे वो मजे नहीं कर पाते, चाहे वो बोटिंग हो, स्विमिंग हो. Used every day no overcome this fear and developed since childhood. Even an adult, he had firmly to grip and determined to. फिर जब वो एडल्ट हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो उनको लगा कि अब मुझे एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना चाहिए, और फिर उन्होंने स्विमिंग पे फियर को दूर करने का फैसला किया. हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, कैसे उसने स्विमर बिल्ड किया? तो वो जो इंस्ट्रक्टर था डगलस को स्टेप बाय स्टेप 3 मंथ्स में रोप को अटैच करके, बेल्ट को बांध करके, इस तरफ से उस तरफ, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, सारी तरीके से उनको सिखाया. चाहे वो पानी के अंदर जाना हो, ऊपर आना हो, सांस लेना हो, इनहेल करना हो, डगलस को किक करना सिखाया, और फिर उसके बाद वो रिलैक्स फील करने लगे. 7 मंथ बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आप जा सकते हो, तैर सकते हो. हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट कंक्यूर द ओल्ड टेरर, डगलस को कैसे लगा कि अब मैं जो पुराना जो आतंक है उस पर मैं विजय पा चुका हूँ, कैसे श्योर हुए? तो जब अकेले वो थे तो कभी कभी वापस आता था, फिर उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया. वो सेटिस्फाइड नहीं थे, सो उन्होंने लेक वेंटवर्थ में गए, न्यू हैम्पशायर गए, और ट्रिग आइसलैंड, वहां पे तैरा, 2 मील तक तैरा उन्होंने. और फिर रेजिडुअल डाउट्स जो थे वो उसके बाद उनका खत्म हुआ. मेडवी ग्लेशियर में डाइव लगाया, वॉर्म लेक में स्विम अक्रॉस, एक साइड से दूसरी तरफ. तो इस तरीके से वो श्योर हो गए कि जो मेरा पुराना डर है अब वो खत्म हो चुका है. सो आई होप कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा. अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं. So thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.